तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो मतलब शायद हम सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत जाना पहचाना सा है। अंतर्द्वंद और आत्मध्वंस। अक्सर ऐसा लगता है ना कि मंजिल सामने है, रास्ता भी साफ दिख रहा है, लेकिन कोई अनदेखी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। और कई बार वो ताकत हम खुद ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम मानवीय अनुभव है। हम सब ने कभी न कभी खुद को अपनी ही राह में खड़ा पाया है। सही बात है। हम बड़े सपने देखते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे वो पूरे नहीं हो पाते। बिल्कुल। और इसी उलझन को समझने के लिए आज हमने कुछ स्रोत देखे हैं, खासकर ब्रायना वीस्ट जैसे विचारकों के काम से प्रेरणा ली है। उनका फोकस रहा है आत्म उत्कर्ष पर, मतलब खुद की बेहतरीन क्षमता तक कैसे पहुंचे। और उनका एक सेंट्रल आइडिया है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, कि हमारी असली लड़ाई अक्सर बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के संसार से होती है। हाँ, और इसी कॉन्टेक्स्ट में अंदर के पहाड़ या माउंटेन विदिन की जो वो बात करती है, वो उपमा, वो बहुत शक्तिशाली है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक पोएटिक कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे अंदरूनी संघर्षों को समझने का एक गहरा तरीका है। तो चलिए फिर इसी अंदर के पहाड़ की चढ़ाई शुरू करते हैं। ये है क्या असल में? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों अनजाने में खुद को रोकते हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, और सबसे जरूरी, इस आदत से, इस प्रवृत्ति से बाहर कैसे निकला जा सकता है। जरूर। देखिए, जो अंदर का पहाड़ है ना, ये उन सभी अंदरूनी बाधाओं का प्रतीक है जिन्हें हम अक्सर बाहरी चुनौतियां समझ लेते हैं। ये हमारी टाल-मटोल करने की आदत हो सकती है, वो काम जो हम जानते हैं हमें करना चाहिए पर कर नहीं पाते। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, ये असफलता का डर हो सकता है, या कभी-कभी, और भी अजीब लगता है सुनने में, पर सफलता का डर भी हो सकता है। अच्छा, सफलता का डर, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। लोग सफलता से क्यों डरेंगे भला? हाँ, सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन होता है एक्चुअली। देखिए, सफलता के साथ बदलाव आता है ना। हाँ, वो तो है। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लोगों की उम्मीदें बदल जाती हैं, तो कभी-कभी हम अनजाने में उस आने वाले बदलाव से, उस नई पहचान से डर जाते हैं। हाँ। और अपने जाने पहचाने दायरे में ही रहना पसंद करते हैं, भले ही वो कम संतोषजनक क्यों ना हो। तो ये पहाड़ कई रूपों में दिखता है, लेकिन उसकी जड़ें अक्सर एक ही जगह होती हैं। और वो जड़ है डर। मुख्य रूप से हाँ, आत्मध्वंस की जड़ें अक्सर गहरे बैठे डर में होती हैं। ये बदलाव का डर हो सकता है, अपने आराम के दायरे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर हो सकता है। ये डर हो सकता है कि अगर हम बदल गए तो अपनी मौजूदा पहचान खो देंगे, या शायद हम उस चीज के लायक ही नहीं हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। वीस्ट जैसे विचारक इस बात पे जोर देते हैं कि आत्म निपुणता की यात्रा का पहला कदम ही ये पहचानना है कि ये डर, ये पहाड़ अक्सर उतना वास्तविक या ठोस नहीं होता जितना हम मान लेते हैं। अच्छा। ये काफी हद तक हमारी अपनी एक मानसिक रचना होती है। ये समझना कि डर का आधार क्या है शायद बहुत जरूरी है, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि ये डर हमेशा ही एक भ्रम होता है, कि कभी ये वास्तविक खतरे का संकेत नहीं हो सकता? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, और कभी-कभी ये हमें वास्तविक खतरों से बचाता भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, यानी अपने लक्ष्यों को पाने से खुद को रोकना, उस संदर्भ में ये डर अक्सर अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है, या सीखी हुई मान्यताओं पर, या भविष्य की काल्पनिक आशंकाओं पर, न कि वर्तमान की ठोस सच्चाई पर। बिल्कुल। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि ये है जिसे स्रोत बार बार रेखांकित करते हैं। अंदर का ये पहाड़ हमारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं है। नहीं, वास्तव में अगर हम इसे सही नजरिए से देखें तो ये हमारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। शिक्षक? एक पहाड़, एक बाधा, वो शिक्षक कैसे हो सकती है? क्योंकि ये हमें दिखाता है कि हमें कहाँ काम करने की जरूरत है। ये हमारी कमजोरियों को, हमारे अनसुलझे मुद्दों को, हमारी सीमित सोच को उजागर करता है। जहां हम अटकते हैं, जहां हम खुद को रोकते हैं, वही जगह, वही पॉइंट हमारे विकास का सबसे बड़ा अवसर छुपाए होता है। अच्छा। इसलिए पहाड़ चुनौती जरूर है, पर वो दुश्मन नहीं है। वो एक तरह का गाइड है जो हमें अपनी गहराई में उतरने का मौका देता है। ये एक अलग नजरिया है सोचने का। तो अगर हम समझें कि ये पहाड़ अंदर है और ये डर पर आधारित है, तो अगला सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? मतलब हम सब जीवन में अच्छी चीजें चाहते हैं, सफलता, प्यार, खुशी, आजादी, सब कुछ। फिर क्यों हम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो जाते हैं?
क्या वजह हो सकती है इसकी? स्रोत इसके कई संभावित कारणों की तरफ इशारा करते हैं। एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है अनसुलझा आघात या अनहील्ड ट्रॉमा। अच्छा। जीवन के पुराने दर्दनाक अनुभव, अगर हमने उन्हें ठीक से समझा और प्रोसेस नहीं किया है, तो वो हमारे अवचेतन मन में बसे रहते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमें अंदर ही अंदर डर लगता है कि कहीं फिर से वैसी ही चोट ना लग जाए। और वो मान्यताएं जो हम बचपन से पाल लेते हैं, उनका भी रोल होता होगा। बिल्कुल। दूसरी वजह है सीमित करने वाली मान्यताएं या लिमिटिंग बिलीव्स। ये वो कहानियां हैं जो हम खुद को अपने बारे में सुनाते रहते हैं, अक्सर बचपन के अनुभवों के आधार पर। जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकती, प्यार मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूं। इस तरह की बातें, ये मान्यताएं धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाती हैं और हम उन्हीं के दायरे में अपना जीवन जीते हैं, भले ही हम सचेत रूप से कुछ और चाहते हों। और कुछ लोग शायद बस मुश्किलों से बचना चाहते हैं, आलस कह लें या कुछ और। हाँ, तीसरा कारण है असुविधा का डर या फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट। देखिए, विकास हमेशा आसान नहीं होता है ना। सही बात है। इसमें नई चीजें सीखना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है, अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। ये सब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है और हम इंसान स्वाभाविक रूप से आराम पसंद करते हैं, तो कई बार हम बड़े लक्ष्य इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उस तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा मुश्किल या अनजाना लगता है। हम उस तात्कालिक असुविधा से बचने के लिए बड़े इनाम को जाने देते हैं। एक और कारण बताया गया था, नियंत्रण की जरूरत। ये थोड़ा उलझा हुआ सा लगता है, क्या इसे और समझा सकती हैं? जरूर। नियंत्रण की आवश्यकता या नीड फॉर कंट्रोल भी एक दिलचस्प कारण है। जब हमें लगता है कि जीवन की परिस्थितियां या भविष्य हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, तो हम अनजाने में उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। अच्छा। और कभी-कभी सबसे आसान चीज जो हम नियंत्रित कर सकते हैं वो है कुछ ना करना। कुछ ना करना। हाँ, यानी अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो मैं असफल भी नहीं हो सकती। अगर मैं रिश्ते में आगे नहीं बढ़ूंगी तो मुझे चोट भी नहीं लग सकती। इस तरह हम अनजाने में खुद को रोककर एक झूठी सुरक्षा और नियंत्रण की भावना बनाए रखते हैं। अरे वाह, ये नजरिया तो सोचने लायक है। तो ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां आत्मध्वंस असल में एक तरह की बिगड़ी हुई आत्मरक्षा प्रणाली है, सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, जो गलत दिशा में काम कर रहा है। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। स्रोत में एक बहुत मार्मिक बात कही गई है, आत्मध्वंस केवल गलत दिशा में निर्देशित आत्मसुरक्षा है। हमारा मन अपने मूल डिजाइन में हमें चोट, दर्द और खतरे से बचाने के लिए बना है। हाँ। लेकिन कभी-कभी ये सुरक्षा प्रणाली जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। ये काल्पनिक खतरों से या उन चीजों से भी बचाने लगती है जो असल में हमारे विकास के लिए जरूरी हैं। ये हमें इतना सुरक्षित रखने की कोशिश करती है कि हम एक छोटे से दायरे में कैद होकर रह जाते हैं, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते। इसका कोई उदाहरण सोचें। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है। उसके पास आइडिया है, शायद थोड़ी पूंजी भी है, लेकिन वो पहला कदम नहीं उठा पा रहा, बार बार टाल रहा है। क्यों? हो सकता है उसे डर है कि अगर वो असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, या शायद उसे डर है कि वो उतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएगा। उसका अंदर का पहाड़ पैसे की कमी या बाजार की दिक्कतें नहीं, बल्कि उसका अपना डर और खुद पर भरोसे की कमी है। बिल्कुल। तो उसकी सुरक्षा प्रणाली उसे असफलता के दर्द से बचाने के लिए उसे कोशिश करने से ही रोक रही है। बहुत सटीक उदाहरण है ये, और यही हमें अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है ये पहचानना कि आप आत्मध्वंस क्यों कर रहे हैं। अच्छा। वो कौन सा डर है, कौन सी मान्यता है, कौन सा अनसुलझा मुद्दा है जो आपको रोक रहा है। जब आप उस क्यों को समझना शुरू करते हैं, तभी आप कैसे इस पैटर्न को बदल सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। बिना कारण जाने इलाज मुश्किल होता है ना? सही बात है। बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो हमने समझा कि ये अंदर का पहाड़ क्या है, ये डर और गलत दिशा में लगी सुरक्षा प्रणाली से कैसे जुड़ा है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ये समझना कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस समझ को अमल में कैसे लाया जाए, इस पहाड़ को, इस दर्द को, इस चुनौती को
ताकत में बदलने के रास्ते क्या हैं? यहीं पर ये पूरी चर्चा एक बहुत ही आशावादी और परिवर्तनकारी मोड़ लेती है। स्रोत इस विचार पे बहुत जोर देते हैं कि जिस पहाड़ का आप सामना करते हैं, जो चुनौती आपको दर्द देती है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अच्छा। हाँ, एक और शक्तिशाली कथन जो बार बार आता है, आपके ट्रिगर आपके शिक्षक हैं। आपके ट्रिगर आपके शिक्षक हैं। इसका क्या मतलब है? ट्रिगर तो वो चीजें होती हैं ना जो हमें परेशान करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं या दुखी करती हैं। वो शिक्षक कैसे हो सकती हैं? सोचिए इसके बारे में। जो स्थितियां, लोग या विचार आपको सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से उत्तेजित करते हैं, गुस्सा, डर, जलन, असुरक्षा, वो असल में आपके अंदरूनी घावों या अनसुलझे मुद्दों की ओर इशारा कर रहे होते हैं। वो आपको बता रहे होते हैं कि आपको कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी की आलोचना आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो शायद ये आपके आत्म मूल्य से जुड़े किसी गहरे मुद्दे की ओर इशारा कर रहा है। हो सकता है। अगर किसी और की सफलता देखकर आपको जलन होती है, तो शायद ये आपकी अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं या तुलना करने की आदत की तरफ संकेत है। तो ये ट्रिगर, अगर हम उन्हें ध्यान से देखें, उनसे भागने की बजाय, तो वो हमारे विकास के लिए एक नक्शे की तरह काम कर सकते हैं। तो मतलब दर्द या बेचैनी से भागने के बजाय रुककर उसे समझने की कोशिश करनी है। ये सुनने में तो सही लगता है, पर करना मुश्किल होगा शायद। बिल्कुल, ये आसान नहीं है। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति दर्द से दूर भागने की होती है। लेकिन स्रोत यही सुझाव देते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम दर्द को अपनाते हैं, उसे महसूस करते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। दर्द को एक सजा की तरह देखने के बजाय उसे परिवर्तन के लिए कच्चे माल, एक रॉ मटेरियल की तरह देखना। जैसे मिट्टी को बर्तन बनने के लिए आकार बदलना पड़ता है, जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपनी चुनौतियों और दर्द का सामना करके ही मजबूत और बेहतर बनना होता है। दर्द हमें तोड़ सकता है या हमें बना सकता है, ये उस पर निर्भर करता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे कोई शुरुआत कर सकता है? मान लीजिए कोई पहचान लेता है कि वो आत्मध्वंस कर रहा है और दर्द को समझने को तैयार भी है, तो अगला कदम क्या हो? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ बहुत ही ठोस और व्यावहारिक उपकरणों का सुझाव देते हैं। पहला है, जिसे हम कह सकते हैं, चेतना बढ़ाने वाली डायरी लिखना या जागरूकता जर्नलिंग। अच्छा, जर्नलिंग। हाँ, इसका मतलब है नियमित रूप से लिखना कि आप कब, कहाँ और किन स्थितियों में खुद को रोकते हैं या टालमटोल करते हैं। उस समय आपके मन में क्या विचार चल रहे होते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे होते हैं। ये पैटर्न पहचानने में मदद करता है। जैसे ही आप अपने पैटर्न के प्रति जागरूक होते हैं, आप उसे बदलने की दिशा में पहला कदम उठा चुके होते हैं। यानी अपने ही व्यवहार का तरह से अवलोकन करना। और दूसरा तरीका? दूसरा है सूक्ष्म प्रतिबद्धताएं या माइक्रो कमिटमेंट्स। माइक्रो कमिटमेंट्स, हाँ। अक्सर हम बड़े बदलावों से घबरा जाते हैं। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। इसका उपाय है बहुत छोटे, संभालने योग्य कदम उठाना, लेकिन लगातार। अगर आपको किताब लिखने का डर है, तो रोज सिर्फ 15 मिनट लिखने की प्रतिबद्धता करें, बस 15 मिनट। अगर आपको सामाजिक चिंता है, तो हर दिन सिर्फ एक अजनबी से मुस्कुराने का लक्ष्य रखें। ये छोटे कदम डर को कम करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और धीरे धीरे एक मोमेंटम बनाते हैं। कुंजी है छोटी शुरुआत पर निरंतरता, कंसिस्टेंसी। छोटी शुरुआत पर लगातार। ठीक है। और वो डर जो हमें रोकता है, उसे सीधे सीधे कैसे संभालें? तीसरा उपकरण है डर को नया नजरिया देना या रीफ्रेमिंग फियर। रीफ्रेमिंग। हाँ। हमारा मन अक्सर क्या होगा अगर वाले नकारात्मक सवालों में उलझा रहता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गई? क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? क्या होगा अगर ये काम नहीं किया? रीफ्रेमिंग का मतलब है इन सवालों को बदलना। पूछें, क्या होगा अगर मैं सफल हो गई? इस अनुभव से मैं सबसे बुरा क्या सीख सकती हूँ? अगर मैं असफल भी हुई तो क्या मैं उससे उभर पाऊंगी? अच्छा। सवाल बदल देना। हाँ। ये डर के प्रति हमारे नजरिए को बदलता है। डर एक दीवार की बजाय एक सीढ़ी जैसा लगने लगता है, जिसे पार करके कुछ सीखा जा सकता है। ये डर को खत्म नहीं करता, पर उसे प्रबंधनीय बना देता है। मैनेजेबल। डर को नया नजरिया देना, ये मिलकर एक रास्ता बनाते हैं। ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के जरिए जो चीजें हमें अपनी कमजोरी लगती थीं, वो धीरे धीरे समझदारी में बदल सकती हैं
और जो पुराने घाव थे वो हमारी ताकत का स्रोत बन सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये एक तरह का आंतरिक रूपांतरण है, जिसे अंग्रेजी में एल्केमी कहते हैं, साधारण धातु को सोने में बदलने की प्रक्रिया। यहाँ आप अपने डर, अपनी शंकाओं, अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति में बदल रहे हैं। यह आसान नहीं है, इसमें समय लगता है, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हर कदम जो आप अपने अंदर के पहाड़ की ओर बढ़ाते हैं वो आपको बदलता है, आपको ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्म जागरूक बनाता है। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव वो क्या है? जब कोई अपने अंदर के पहाड़ का सामना कर लेता है, उसकी चढ़ाई कर लेता है, उसके सबक सीख लेता है, तब क्या होता है? क्या पहाड़ गायब हो जाता है? पहाड़ गायब नहीं होता, क्योंकि जीवन में चुनौतियां तो देखिए हमेशा रहेंगी। बाहरी दुनिया में नए पहाड़ आते रहेंगे। हाँ, ये तो है। लेकिन जो बदलता है वो आप हैं। अंतिम चरण है आत्मनिपुणता या सेल्फ मास्टरी। जब आप अपने अंदर के डर, मान्यताओं और पैटर्न को समझ लेते हैं और उन पर काम कर लेते हैं, जब आप अपने ट्रिगर्स को शिक्षक की तरह देखना सीख जाते हैं, जब आप दर्द को विकास के ईंधन की तरह इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तब आप अपने अंदरूनी संघर्षों के मालिक बन जाते हैं। स्रोत इसे एक बहुत सुंदर प्रक्रिया कहते हैं, आत्मध्वंस को आत्मनिपुणता में बदलना, अल्केमाइजिंग सेल्फ सैबोटेज इनटू सेल्फ मास्टरी। ये कैसे होता है? ये बदलना असल में कैसा दिखता है प्रैक्टिकली? यह एक गहरा आंतरिक बदलाव है। आपका डर पूरी तरह खत्म नहीं होता शायद, लेकिन वो साहस में बदल जाता है, क्योंकि अब आप डर के बावजूद कदम उठाना जानते हैं। अच्छा। आपका प्रतिरोध यानी बदलाव से बचने की प्रवृत्ति वो लचीलेपन में बदल जाती है, रेजिलियंस में, क्योंकि आपने मुश्किलों का सामना करना और उनसे उभरना सीख लिया है। आपका संदेह यानी खुद पर शक करना वो दृढ़ संकल्प में बदल जाता है, क्योंकि आपने छोटे छोटे कदम उठाकर खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। आप ये समझ जाते हैं कि आप किसी भी चुनौती से बड़े हैं, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं आपके अंदर थी, और वो लड़ाई अब आप जीतना सीख रहे हैं। ये याद रखना शायद बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने कहा कि जीवन में चुनौतियां कभी ख़त्म नहीं होंगी, बाहरी हालात बदलते रहेंगे, लेकिन जिस पल कोई व्यक्ति खुद से लड़ना बंद कर देता है, अपने अंदरूनी दुश्मन को दोस्त बना लेता है और खुद पर, अपनी क्षमता पर भरोसा करना शुरू कर देता है, शायद उसी पल उसे एहसास होता है कि असली जीत तो पहले ही हो चुकी है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत का वो सबसे शक्तिशाली और मार्मिक समापन विचार आता है, जो इस पूरी यात्रा का सार है और जो शायद सुनने वालों के साथ लंबे समय तक रहेगा। जिस पहाड़ पर आप चढ़ रहे थे वो कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा अंदर था। और अब वो पहाड़ आप स्वयं हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा है। मतलब जिस चुनौती का आप सामना कर रहे थे, जिससे आप डर रहे थे, अंततः आप खुद ही वो ताकत बन जाते हैं। आप उस पहाड़ पर विजय पाकर खुद ही वो पहाड़ बन जाते हैं, अडिग, मजबूत, अपनी जगह पर स्थिर। संक्षेप में कहें तो ये पूरी यात्रा अपने भीतर के पहाड़ को पहचानने से शुरू होती है, फिर उसकी जड़ों को, अपने डर, अपनी मान्यताओं, अपने आघातों को समझने तक जाती है। ठीक है। इसके बाद उस अनुभव से जुड़े दर्द और असुविधा को विकास के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना सीखना होता है, और अंततः इस पूरी प्रक्रिया से मिली ताकत, समझ और लचीलेपन को अपने व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बनाना होता है। और शायद इस सबका मूल संदेश यही है कि आत्मोत्कर्ष की, खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की यात्रा कहीं बाहर से शुरू नहीं होती। ये खुद को गहराई से समझने और शायद सबसे मुश्किल काम, खुद को स्वीकार करने से शुरू होती है, अपनी कमियों, अपने डरों, अपनी अपूर्णताओं के साथ। हाँ, बिना आत्मस्वीकृति के आत्मनिपुणता तक पहुंचना संभव नहीं है। खुद के प्रति ईमानदार हुए बिना, खुद के अंधेरों का सामना किए बिना हम अपनी रोशनी तक नहीं पहुंच सकते। इस गहरी और वाकई विचारों तेजक चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है, जो स्रोत में बताए गए प्रैक्टिकल तरीकों से जुड़ा है। क्यों ना हम अपने श्रोताओं को इसी सवाल के साथ छोड़ें सोचने के लिए। आज, सिर्फ आज, वो कौन सी एक छोटी सी सूक्ष्म प्रतिबद्धता या माइक्रो कमिटमेंट हो सकती है, जिसे करके वो अपने भीतर के पहाड़ पर चढ़ने की दिशा में पहला नन्हा सा ही सही पर एक कदम बढ़ा सकें। सिर्फ एक छोटा सा कदम आज क्या हो सकता है?